जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज़ बाय संदीप सर क्लासेस में। बेटा हम सब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राचीन काल भारत का इतिहास कैसा है। इसमें हमने सबसे पहले बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था। उसके बाद बेटा हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज़ वैदिक एज। हमने आपसे उस दिन जनरल डिस्कशन किया था कि जो वैदिक एज है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हिंदुज़म के टेक्स्ट लिखे गए। मेनली 4 टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों के बारे में हम समझेंगे इस लेक्चर में। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अर्ली वैदिक एज को समझा हुआ है क्या? आइए देखिए बेटा, यहाँ पर हमने आपसे बात की थी कि जो ये टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम 1500 BCE टिल 600 BCE। हम इस टाइम एरा की बात कर रहे हैं। इसके शुरुआती दौर में हमने देखा कि ऋग्वेद लिखे गए। इनके लिखे जाने की वजह से या वेदास के लिखने की वजह से इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज कहते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि वैदिक एज के 2 पार्ट हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड, सेकंड लेटर वैदिक पीरियड। बेटा अर्ली वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है हमें लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक पीरियड को समझने की, और साथ साथ में ये जानने को आपको मौका मिलेगा कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें सिमिलर रह गई थी, जो कि बहुत कम है, लेकिन लार्जली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यानी कि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और आप लेक्चर का टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज द वैदिक एज इन एंशिएंट इंडिया, लेटर वैदिक पीरियड एंड कंपैरेटिव स्टडी। बेटा लेटर वैदिक पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक। 600 BCE के बाद में वैदिक एज का अंत हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए, लार्जली रिलीजियस थे, दैट वर द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट उससे पहले हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद का, और ये महाजनपद की कहानी या फिर जैसे आपने मगध के बारे में सुना होगा, ये कहानी कहाँ से आती है, और ये हम सब सारी चीजें हमको लेटर वैदिक पीरियड के ही लास्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन, अ स्कॉलरली एक्सप्लोरेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड that was from 1000 to 600 and structured comparative analysis between early Vedic and later Vedic। बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा आता है वो ये कंपैरिजन पूछा आता है कि वुमेन्स की कंडीशन में क्या चेंजेस आए, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, किंग का कॉन्सेप्ट कैसे वेरी किया, वर्ण सिस्टम कैसे क्रिस्टलाइज हो गया, रिलीजन में कैसे गॉड्स का आना, ये सब बातें बेटा इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एंड विल सी व्हाट वर ऑल द चेंजेस वर देयर। सो विल इंट्रोड्यूस यू द लेटर वैदिक पीरियड। सो वैदिक एज में सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड है, ये हमने कर लिया बेटा। देन वी विल डिस्कस लेटर वैदिक पीरियड, जो कि आज का डिस्कशन है। एंड थर्ड है कुछ वैदिक टेक्स्ट के बारे में, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। बेटा देखिए अर्ली और लेटर में कोई डिवीजन नहीं है। एक्चुअली है क्या, इस वक्त का इतिहास हमें जो मिलता है वो हमारा जो मेन सोर्स है वो यही वेदास है। जब हम पढ़ते हैं पहले वेद को, ऋग्वेद को, तब हम ये महसूस करते हैं कि इसमें जो सोसाइटी बताई गई है वो बहुत अलग है। और फिर हम देखते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के टेक्स्ट को, इसमें जो सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो हमने वहीं से कैटेगराइजेशन कर लिया और हमने वहीं से फाइंड किया कि ऋग्वेद हमें पहले लिखा गया होगा और लेटर स्टेज में ये 3 वेद लिखे गए। यानी कि अर्ली और लेटर का जो डिवीजन है बेटा, ये बेसिस ऑन द टेक्स्ट बुक है। यानी 4 टेक्स्ट हैं, एक वेद में अलग तरह की बातें और 3 वेद में एक जैसी बातें देखने को मिली लगभग। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी में चेंज आ गया था और बदलाव बाद में आया। इस वजह से हम कहते हैं ऋग्वेदिक पहले लिखा गया और बाकी तीनों वेदास बाद में लिखे गए। सो विल डिस्कस ऑल द 3 वेदास। लेटर वैदिक पीरियड के बाद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तो है, अथर्ववेद भी है, साथ में आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण्स ये भी आते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद बेटा एक तरह से जैसे अगर आपके पास में कोई बड़ी सी फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश की बुक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद में आपके पास में एक हैंडबुक होती है जो कि उन चैप्टर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक अपनी एनसीईआरटी बुक को कवर करते हैं लार्जली स्कूल लेवल पे, और फिर हम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल रेफरेंस बुक देखते हैं। ऐसे किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग ग्रामर की बुक देखते हैं। वैसे ही वेदास को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जब सोसाइटी में ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बन गई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ उपनिषद लिखे जो उस चीज को सपोर्ट करते थे, और या उसके लेटेड टेक्स्ट कह सकते हैं, जो चीजें वेदों में नहीं लिखी गई वो उपनिषद में कवर करी गई हैं। सो विल डिस्कस दिस थिंग। आइए देखिए आगे तो क्या क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर था उसको जानेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू लेटर वैदिक पीरियड का। तो टाइमलाइन आपको पता है, दिस पीरियड प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आयरन के बारे में।
ये अभी आगे आएगा, आप समझ पाएंगे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें लोग सप्त सिंध के रीजन में रहते थे। ये जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं उस वक्त आर्यंस रहा करते थे, आर्यंस रहते थे सप्त सिंध वाले रीजन में। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी सोसाइटी में एडवांसमेंट आई, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। यानी कि अगर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें तो धीरे धीरे ये लोग ईस्टवर्ड आ रहे थे। किस तरह आए थे बेटा? ईस्टवर्ड। लेकिन ईस्टवर्ड पहले वहां पर बहुत सारे जंगल थे, लेकिन जैसे ही आयरन को फाउंड किया, आयरन के टूल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, तो इन फॉरेस्ट को कट करने में आसानी हुई। और जो ये पेस्टोरल, क्योंकि ये जो पूरी सोसाइटी थी लार्जली, ऐसे हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में कि काऊ ही सब कुछ थे, और जो ये चरवाहे थे लार्जली कैटल्स एज अ इकोनॉमी ट्रीट करते थे, यानी कि कैटल्स का होना ही समाज में सबसे डेवलपमेंट का साइन था। लेटर स्टेज में जब ये कैटल्स को चराने के लिए उनको जगह कम पड़ेगी, तो ये फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, नए नए फार्मलैंड्स डेवलप करेंगे, और जब गैंगेटिक प्लेन्स तक पहुंचेंगे तो सरप्लस प्रोडक्शन और बाकी सोसाइटी का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। यहां पर देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। डिस्कवरी एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स इनेबलिंग लार्ज स्केल फॉरेस्ट क्लियरेंस। जैसे आज हम जंगलों को काटते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि खेती बाड़ी बढ़ाई जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए हमें फार्म लैंड्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल, जैसे हमारी सोसाइटी में कमी है कि हम लोग फार्मिंग करते तो जरूर है बेटा, लेकिन जमीनें बढ़ती जा रही हैं। जैसे परिवार होते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो जैसे बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते थे उसमें बंटवारा हो जाता है जमीनों में हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, ना कि कमर्शियल लेवल पे होती है। अमेरिका में फार्मर्स बहुत अमीर हैं, उनके यहाँ कमर्शलाइज फार्मिंग होती है, एकड़ों पे बहुत बड़ी जमीन है, 10-15 एकड़ जमीन, उस पर फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े टूल्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तब उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। हमारे यहाँ जमीन का बंटना बड़ा खराब बात है। अब ज्यादा लैंड्स बचे नहीं है, इसीलिए आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखते हैं जगह जगह पे जंगल काटे जा रहे हैं ताकि लैंड निकल के आएगा, उसको हम फार्मिंग करते हैं, और जब सॉइल पूरी तरीके से इरोड हो जाती है, या फिर उसके मिनरल्स वॉश हो जाते हैं, या फिर मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, जब वो जमीन बंजर बन जाती है, तब उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट करते हैं, या फिर हम लोग हाउसेज वगैरह बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी था, इनेबलिंग लार्ज स्केल फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने फॉरेस्ट कट करना स्टार्ट किया। ईस्टवर्ड माइग्रेशन देखने को मिलता है, आप समझ पा रहे हैं, सप्त सिंध रीजन से गैंगेटिक प्लेन्स तक का ये सफर चालू हो गया था। और अब जहां आज सबसे ज्यादा आबादी मिलती है, इसकी शुरुआत होने वाली थी, गंगा के आसपास लोग बसने वाले थे, और बड़े बड़े अभी हम पढ़ेंगे जो महाजनपद थे वो भी स्टैब्लिश होते हैं। फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, मॉडर्न उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हो रही है। कंपोजिशन ऑफ सामवेद, तो लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 3 वेद बने। ब्राह्मण, अरण्यक, ये इनकी एक तरह से ग्रामर बुक्स हैं जो सपोर्टिव है, और उपनिषद भी। कुछ नए नए पावरफुल टेरिटोरियल किंगडम्स बने। अब बेटा ये इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजन का कॉन्सेप्ट था, वो राजा वैसा राजा नहीं था कि वो बहुत डोमिनेटिंग था। दैट वाज समथिंग वन अमंग्स द इक्वल। जैसे आपकी क्लास में बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, फिर उसमें से एक राजा चुन लिया जाता है, जिसको हम लोग आज प्यार से मॉनिटर बुलाते हैं। तो उसके पास क्या बहुत ताकत है, मारता पीटता है, कुछ करता है? नहीं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस है, उसको भी एग्जाम देने पड़ते हैं, उसको भी कॉपी चेक करानी पड़ती है, उसको भी काम करके लाना पड़ता है। तो उसका पावर क्या है, फिर किस बात की पावर है? सिर्फ इतनी पावर है कि है ना, कुछ बच्चों की कंप्लेन ला देता है, साथ साथ में इतनी पावर है कि वो मैम का रजिस्टर लेके आता है, चौक लेके आता है। तो मॉनिटर्स के 8 टास्क होते हैं, इसको बोलते हैं वन अमंग्स द इक्वल, यानी कि सारे इक्वल्स में से एक। वैसे ही अर्ली वैदिक पीरियड में राजा हुआ करते बेचारे, कोई काम नहीं। आपने देखा ना, सभा समिति इनके राजा के डिसीजंस को भी ओवरटेक कर लेती थी। मतलब अगर राजा ने कोई फैसला लिया, अर्ली वैदिक पीरियड में सभा समिति जो काउंसिल्स थे, जहां पर बड़े बड़े लोग बैठते थे, वो राजा को डिसीजंस को ओवरटेक कर सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं होगा बेटा। लेटर वैदिक एज में राजा किंग्स में प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे, अथॉरिटी स्टैब्लिश करेंगे, और ये बड़े बड़े यज्ञ और अपने आप को कहीं ना कहीं डिवाइन पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये सोसाइटी में रूल करने की कोशिश करते हैं। और वही चीज है कि जब रूल करेंगे तो बहुत सारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे। आप कैसे साबित करोगे अपनी प्रजा को कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, जब आप बगल वाले का देश कब्जाओगे? अरे हाँ, वैसी बात यहाँ पर है, टेरिटोरियल किंगडम्स को बढ़ाएंगे। कुछ किंगडम्स थे, कुरु, पंचाल, कोसाला, विद्या, ये सब बेटा जैसे अयोध्या के पास पड़ता है, कोसाला, गंधार, कुरु, ये पंचाल, ये सब क्या है, महाजनपद जो भी हम पढ़ेंगे उनमें से हैं, कुछ शुरुआती जनपदों में से हैं। ग्रोथ ऑफ इलॉबरेट सैक्रिफाइसल रिचुअल्स, यज्ञ होते हैं, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड प्रीस्टली नॉलेज एंड रॉयल पैट्रोनेज। बेटा भी हम पढ़ेंगे इस चीज को आगे कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड में जो गॉड से कनेक्शन था वो नेचर के गॉड्स रह नहीं गए, कुछ हमारे और गॉड्स डेवलप होते हैं इस टाइम पीरियड में, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। उन गॉड्स से कनेक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली थी किस चीज की? फायर की नहीं, ब्राह्मण्स की। और इन ब्राह्मण्स की वजह से रिचुअल्स बनाए गए बहुत सारे इलॉबरेट, और ऐसे रिचुअल्स जो कॉमन आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। वो परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए?
ब्राह्मण्स की, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो वैदिक एज पीरियड है वो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी का सबसे बड़ा पॉइंट था, और उसके बाद वो चीज कंटिन्यूअसली हजारों साल तक, कहते हैं ना ज्ञान जीतता है, तो जो ज्ञानी थे उन्होंने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएशन बनाया कि उसके आगे की हर एक चीज ब्राह्मण्स ने अपने अकॉर्डिंगली करी। आपको अगर गॉड से कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप कॉल बनाने का रास्ता किसके पास है? ब्राह्मण्स के पास। आपको बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। हम पढ़ेंगे राजर्षि यज्ञ, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ के बारे में इस चैप्टर में, अभी टॉपिक में आगे भी देखिए बेटा। तो ये सब चीजें हो रही थी। नेक्स्ट, लेटर वैदिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज डिस्टिंग्विश दिस फेज फ्रॉम द अर्ली ग्रीक वेद आर लेटर टेक्स्ट, जैसे कि ब्राह्मण्स, उपनिषद रिफ्लेक्ट अ सोसाइटी दैट हैड ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि सोसाइटी इस वक्त कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, हायरार्किकल हो चुकी थी, एंड फिलोसॉफिकल थी, सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कैसे हुई? जैसे कि वर्ण सिस्टम का क्रिस्टलाइजेशन होना सोसाइटी को रिजिड बनाता है, इंटर मैरिजेस का बंद होना, इंटर क्लासेस का बंद होना, यानी कि आप अपने क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर नहीं हो सकते, जो आपके पिता हैं उसी क्लास में आपको रह के काम करना पड़ेगा। साथ साथ में ये कह रहे हैं कि हायरार्किकल हो चुकी थी, यानी कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलती है। वेयर द ऋग्वेद सेलिब्रेट heroic deeds of goods, gods and warriors, the later Vedic text turned inward, exploring the nature of reality, the self, Atman and ultimate philosophical. Yes, यहाँ पर जो philosophical point था वो ये कि इस लेटर वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट मिलेंगे हमें, उन वेदों में ये लिखा होता है कि आत्मा और जो ये ब्रह्म है यानी परमात्मा, इसकी बातें आएंगी। यहां बात आएगी मोक्ष की, कि मोक्ष कैसे मिलेगा। ये एक ऐसी फैलेसी है जो बेची गई सोसाइटी में कि आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब वो देगा कौन? ब्राह्मण्स देंगे आपको। तो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये सोसाइटी में बैरियर या हायरार्की क्रिएट करेगा। विल डिस्कस दिस थिंग। दिस पीरियड आल्सो सॉ द फॉर्मुलेशन ऑफ आश्रम सिस्टम। अब ये क्या है? तो आर्यंस की लाइफ के 4 स्टेजेस होते थे, आश्रम जिसे बोलते थे। आश्रम सिस्टम हुआ करता था जिसमें जो सबसे पहले है आपका ब्रह्मचर्य आता था, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास की बात, एंड द कॉडिफिकेशन ऑफ द सोशल ड्यूटीज बेस्ड ऑन वर्ण, लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द क्लासिफाइड हिंदू सोशल ऑर्डर। तो जो आज हमारे समाज में एक सोशल ऑर्डर बना हुआ है, ये सब लेटर वैदिक एज में आगे बनता है।